हेलो दोस्तों, इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पिछले कुछ समय से आपने महसूस किया होगा कि इस मार्च के महीने में जो गर्मी की स्थितियां हैं वे काफ़ी ज़्यादा बढ़ सी गई हैं और हमें एक सामान्य दिन में भी ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी लग रही है। और हम ऐसा मानकर चलते थे कि मार्च का महीना इतना गर्म नहीं होगा कि हमें मई या जून की तरीके से गर्मी महसूस हो, लेकिन इस महीने में ऐसा एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इस वजह से जो खबरें हैं वे भी चर्चा में बनी हुई है और हीट वेव्स जिसे हम समझते हैं, तो हीट वेव्स आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और कई ऐसे स्थान हैं अपने देश के अंतर्गत जहां पर इनको महसूस भी किया गया है और दर्ज किया गया है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वह है कि क्यों बढ़ रही है मार्च के महीने में गर्मी। तो एक सामान्य अवेयरनेस के लिए, एक सामान्य जानकारी के लिए इस बारे में हमें समझना होगा कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिस वजह से हीट वेव्स इस समय बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो ये जो आज का टॉपिक है ये ज्योग्राफी से संबंधित है, साथ ही जो पर्यावरण प्रभाव आकलन है उसके लेवल पर भी इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हीट वेव्स क्या हैं इनको भी जानेंगे और आगे और भी क्या क्या पहलू शामिल करेंगे, डायमेंशंस को भी हम देखेंगे। न्यूज़ में आया है व्हाई इट इज़ सो हॉट इन मार्च। तो न्यूज़ में भी बहुत सारी बातों की इस तरह से चर्चा की गई है। परीक्षा के लिहाज से कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम इस टॉपिक को इस हिसाब से जोड़ करके चलेंगे। सेगमेंट में जो पॉइंट्स हैं उसमें न्यूज़ की बात करेंगे, वर्तमान मुद्दा क्या है यानी वर्तमान स्थितियां क्या हैं, अलग अलग क्षेत्रों की कहां पर क्या तापमान रिकॉर्ड किया गया है, ताकि हम डेटा वाइज एक आकलन करते हुए चल सके। उसके बाद समझेंगे हीट वेव क्या है, इसका प्रभाव किस तरह से पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ रहा है और आगे क्या पड़ेगा। निष्कर्ष में समाधान के कुछ उपाय देखेंगे और अगर एक सामान्य सा सवाल प्रीलिम्स के स्तर पर भी बने या मेंस के स्तर पर बने तो आप उसके बारे में थोड़ा सा अवेयर रहें। और यह जो विषय है जीएस पेपर 1 और 3 दोनों के अंतर्गत ही आता है, हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले वर्तमान स्थिति को समझते हुए। तो देश के कई हिस्सों में इस समय हीट वेव्स चल रही हैं और खासकर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है। जैसे सफदरजंग का एरिया है, वहां पर 38 डिग्री सेल्सियस से कुछ ज्यादा का तापमान दर्ज किया गया। पीतमपुरा का एरिया है, वहां पर भी इसी तरह से बढ़ा हुआ तापमान देखा गया है। इसके अलावा आईएमडी ने भी इस बारे में जानकारी दी है कि इस साल जो गर्मियों की स्थितियां होंगी वे पिछले कुछ वर्षों से ज़्यादा चलने वाली हैं और ज़्यादा गर्म भी होगा इस साल का तापमान। इसके अलावा जो कोर हीट वेव जोन है, आईएमडी ने कुछ कोर हीट वेव जोन्स की पहचान की है जहां पर सबसे ज़्यादा हीट वेव दर्ज की गई हैं और आने वाले समय में इस तरह की हीट वेव देखने को मिलेंगी। तो इसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश का और भी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र के संदर्भ में देखें तो विदर्भ वाला एरिया, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्से। तो आईएमडी ने इसको अपने कैलकुलेशन के मुताबिक कोर जोन बताया है। ठीक है, अब अगर देखें कि मैप में ये उत्तर पश्चिमी जो भारत का हिस्सा है, यहाँ से पाकिस्तान से आने वाली गर्म हवाएं भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रही हैं यहाँ उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के क्षेत्रों में। तो ये पूरा जो एरिया आपको रेड कलर से दिख रहा है ये लगभग हीट वेव से प्रभावित पूरा जोन है। और इस बार जम्मू का जो इलाका है वहाँ पर भी कई क्षेत्रों में इस तरह से गर्मी जो है पहले से थोड़ा सा ज़्यादा महसूस की गई है। केवल अगर हम इस वाले उत्तर भारत को छोड़ दें, उत्तर भारत, उत्तर पूर्व भारत और यहाँ पर कुछ कुछ दक्षिण पश्चिमी भारत को छोड़ दें तो अन्य क्षेत्रों में हीट वेव का प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है और ये दक्षिण पश्चिमी भारत जो है ये भी इससे प्रभावित होगा। ठीक, अब वर्तमान स्थिति के अगर हम कारणों की बात करें तो इसमें पहला कारण बताया गया है कि मौसम का जो संक्रमण है, यानी अगर हम देखें तो शीत ऋतु के बाद जब ग्रीष्म ऋतु आने वाली होती है तो बीच में मार्च का महीना पड़ता है, तो वसंत ऋतु इसे कहा जाता है। तो वसंत ऋतु के दौरान जो ट्रांजिशन फेज है, ट्रांजिशन फेज में जो सूर्य की किरणें हैं वे कर्क रेखा की ओर बढ़ती हुई जाती हैं। ऐसे में जो दक्षिण भारत से मध्य भारत की ओर और मध्य भारत से लगभग कुछ कुछ उत्तर भारत की ओर की जो स्थितियां हैं वे गर्म महीनों में आ जाती हैं। तो मार्च का महीना मध्य भारत के लिए गर्मी की स्थितियों को बनाता हुआ दिखता है। इसके अलावा जो पूर्व मानसूनी वर्षा भी होती है वो भी इस बार उसकी कमी देखी गई है। संचयी प्रभाव इसको कहा गया है एक तरह से। तो वर्षा की जो कमी है वो 83% तक दर्ज की गई है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नामक जो घटना होती है जिसकी वजह से इस वाले क्षेत्रों में पश्चिमी भारत और
उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ क्षेत्रों में बारिश की स्थितियां देखने को मिलती हैं, जिससे हीट वेव्स में कुछ कमी आती है, तो उसमें भी इस बार गिरावट देखने को मिल रही है और ऐसा कहा गया है कि वो भी सक्रिय नहीं है। भारत के सिनेरियो के अंतर्गत हम कुछ अगर एरियाज को देखें तो यहाँ पर IMD के डेटा के मुताबिक वर्षा किन क्षेत्रों में हो रही है और किन क्षेत्रों में नहीं हो रही उसको दर्ज किया गया है। और खासकर वर्षा का पैटर्न ही यहाँ पर हीट वेव्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि अगर बरसात नहीं होगी तो गर्मियाँ और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी और लू की स्थितियाँ जो उत्तर भारत में महसूस की जाती हैं वो भी बढ़ेंगी। तो ऐसे एरियाज जहाँ पर आपको एक भी कलर नहीं दिख रहा, वाइट कलर से हैं, यहाँ पर बारिश लगभग ना के बराबर हो रही है, 0 यहाँ पर बताया गया है रेनफॉल। इसके अलावा जो आपको येलो कलर से दिख रहा है पीले रंग से, ये वाला क्षेत्र मेघालय, असम और तेलंगाना का, तो यहाँ पर जो है बारिश की कमी 99% से 60% के आसपास दर्ज की गई है। जो ग्रीन वाला एरिया है यानी अरुणाचल प्रदेश का हरा वाला, यहाँ पर 19% से -19% से 19% तक बारिश की स्थितियां हैं, यानी सामान्य भी है और सामान्य से थोड़ा कम भी हो सकती हैं। अच्छा, अब कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर वृद्धि देखी गई है, जैसे पश्चिम बंगाल, यहाँ पर 20 से 59% बारिश में वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा ये वाला जो एरिया है नीले रंग से, डार्क नीले रंग से हल्का सा, यहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा है या लगभग 60% ज़्यादा बारिश हो रही है। और यहाँ पर एरिया अंडमान निकोबार का भी है जहाँ पर भी बारिश हो रही है, लेकिन अंडमान निकोबार वाले एरिया में एक बड़ा प्रभाव आसानी चक्रवात का देखा गया है, आप सब इससे परिचित होंगे ही, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश देखी जा रही है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं। एक और अगर हम इम्पैक्ट देखें तो अंटार्कटिक में भी एक बड़ी स्थिति देखी गई है, जहाँ पर 18 मार्च की एक रिकॉर्डेड हम स्थिति को देखें तो यहाँ पर जो सतही हवा का तापमान था वो सामान्य से 40 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। यानी ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर इन दिनों तापमान लगभग -40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, लेकिन यहाँ का तापमान -18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो ये हम कहेंगे कि जो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है इन क्षेत्रों में हमें अभी से दिखना शुरू हो गया है। और IPCC की जो रिपोर्ट भी आई थी, छठी आकलन रिपोर्ट, उसमें हमने इस बारे में जिक्र किया था, कई सारे सेशंस में उसकी चर्चा भी की थी। आप चाहें तो उन सेशन को जाकर के देखिएगा। और उस चीज़ को इस चीज़ से आपको लिंक करके समझना है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ रहा है उससे भारत भी कैसे प्रभावित हो रहा है। तो भारत में अब हम क्लाइमेट की जो दशाएं हैं उनको भारत के क्षेत्र के अंतर्गत समझ रहे हैं। तो भारत में भी हमें दिख रहा है कि गर्मी के महीने भी बढ़ रहे हैं, गर्मी में जो तापमान है उन गर्मी के महीनों का वो भी ज़्यादा हो रहा है। ये स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं। आगे देखें तो हीट वेव की अब बात कर लेते हैं। जो हीट वेव चल रही है, हीट वेव क्या है? तो हम हीट वेव को 2 तरीके से समझते हैं। पहला है गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव, और दूसरा है मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव। तो गुणात्मक तरीके से अगर हम समझें, गुणात्मक तरीके से समझने का अर्थ हुआ कि उसके क्या गुण हैं, किस हवा को हम कहेंगे कि वह हीट वेव है यानी कि गर्म हवा है। तो एक ऐसी हवा की स्थिति जो किसी मनुष्य को, एक हम कहें कि गर्म हवा कितनी गर्म होनी चाहिए कि हम उसको हीट वेव कहें, तो वो इतनी गर्म हो कि किसी मनुष्य की जान के लिए घातक हो सके या किसी मनुष्य के शरीर को नुकसान पहुंचा सके। यहाँ लिख लेते हैं इसको, मनुष्य के शरीर के लिए घातक। तो ऐसी जो हवा होगी हम उसको कहेंगे वो हीट वेव है, गर्म है बहुत ज़्यादा, मनुष्य उस तापमान को सहन नहीं कर पा रहा। अगर हम कहें कि मात्रात्मक रूप से कैसी हवा होगी, क्या मात्रा, तो किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में अगर हम देखें तो उस क्षेत्र के अंतर्गत जो सामान्य हवा की दशाएं हैं, यदि उस हवा के तापमान में या उस क्षेत्र के तापमान में एक सामान्य स्थितियों से ज़्यादा वृद्धि हो रही है तो हम उसको कहेंगे कि अब यहाँ पर हीट वेव वाली सिचुएशंस बन रही हैं। इसके अलावा एक अगर हम मात्रा को दर्ज करना चाहें तो मैदानी क्षेत्रों में लगभग 40 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर की जब स्थितियां बनती हैं तब हीट वेव की स्थितियां हम मान सकते हैं। और पहाड़ी इलाकों में अगर देखें तो यही जो डेटा है 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाएगा। तो ये कुछ ऐसा एनालिसिस है जो हीट वेव को हम परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके इम्पैक्ट पर कि क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। वैसे तो आमतौर पर आप सभी लोग इससे परिचित हैं ही कि स्वास्थ्य के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए, उत्पादकता के लिए इन सभी क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
लेकिन एक बार इसको पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। तो पहला है हीट स्ट्रोक, जो किसी भी सामान्य मनुष्य के लिए खतरनाक है, मनुष्य के लिए, पशुओं के लिए, जीव जंतुओं के लिए, पक्षियों के लिए, फसलों के लिए। तो हीट स्ट्रोक का पहला प्रभाव अगर मनुष्य के ऊपर पड़ेगा तो मनुष्य की जान भी जा सकती है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। अगला, वन्य जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा, जीव जंतुओं की संख्या में गिरावट आएगी। हम देख ही रहे हैं कि कई प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। IUCN की जब हम रेड लिस्ट उठा करके देखते हैं तब हमें पता चलता है कि कई सारी प्रजातियां संकटग्रस्त होती जा रही हैं। तो ये जलवायु परिवर्तन, खासकर जो गर्म मौसमी दशाएं हैं, उनका प्रभाव है। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी, जो उत्पादकता है, उसमें भी कमी आ रही है। अगर हम गेहूं की फसल की ही बात करें तो एक ऐसे समय में जब मार्च का महीना बहुत गर्म होगा तो जो गेहूं की फसल है वो समय से पहले ही पक सकती है। उसके अंतर्गत जो मौजूद उसके पोषक तत्व हैं उनमें भी गिरावट आ सकती है। ऐसे में उस फसल को नुकसान होगा। जो उत्पादन है उसमें भी गिरावट आएगी। स्वास्थ्य के मुद्दों पर भी इसका असर होगा। न केवल हीट स्ट्रोक बल्कि अन्य तरह से भी समस्या हो सकती है। किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, किसी को हृदयघात हो सकता है, और भी तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा जंगलों में लगने वाली आग में वृद्धि, क्योंकि तापमान जब बढ़ेगा तो जंगलों में जो आग लगती है उसमें और तेजी आती है। इसके अलावा एनर्जी जो डिमांड है, एनर्जी डिमांड में भी वृद्धि होगी, खासकर तब जब गर्मियां बढ़ जाती हैं, तब हम एसी, कूलर, पंखा ज़्यादा चलाने लगते हैं। तो इससे एक साथ जब सभी क्षेत्रों में एसी, कूलर, पंखा चलना शुरू होगा तो जो ऊर्जा की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ऐसा हमने कनाडा के क्षेत्र में जब हीट डोम का इम्पैक्ट पिछले साल हमने रिकॉर्ड किया था तो उसमें भी हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि हीट डोम के समय में जो एनर्जी डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये एक कुछ वैसा ही फिनोमेना हम मान करके चल सकते हैं कि हीट वेव्स या गर्मियां जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे हमें कूलिंग वाले जो इक्विपमेंट्स हैं, ठंडा करने वाले या शीतलन प्रभाव देने वाले, उनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और जाहिर सी बात है कि वो सभी उत्पाद किसी न किसी तरह से ऊर्जा से ही चलते हैं। तो अभी के लिए इलेक्ट्रिसिटी इसका एक अच्छा माध्यम है, इसलिए उसका हम उपयोग करते हैं। तो ये इम्पैक्ट हुए। निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में हम दो तरह की बात करेंगे, एक करेंगे अल्पकालिक और दूसरा करेंगे दीर्घकालिक। तो अल्पकालिक जो राहत और बचाव के उपाय हैं उनको अपनाया जाएगा, यानी एक ऐसा समय जब हीट वेव्स बढ़ेंगी तब हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, छाता लेकर जाना है, सनस्क्रीन लगानी है, टोपी पहननी है, या फिर यदि ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हमें गर्मी महसूस हो रही है तो हम अपने पैरों को किसी पानी के उसमें रख सकते हैं। और भी इस तरह के जो भी उपाय हो सकते हैं अपना सकते हैं। और खासकर तब जब 11 बजे से शाम को 5 बजे तक का समय हो तो हम घर से बाहर ना निकलें, ये भी एक उपाय हो सकता है। दूसरा, पर्यावरण के अनुकूल शीतलन के प्रयास, यानी ऐसा प्रयास करें कि कुछ ऐसे उपकरणों को अपनाएं जो बहुत ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन ना करें और एनवायरनमेंट के प्रति फ्रेंडली हो। इसके लिए हम कह सकते हैं कि मिट्टी के कुछ घड़ों को रख करके हम ठंडा पानी ले सकते हैं। मिट्टी के जो कच्चे घर होते हैं, हालांकि हर जगह तो उपलब्ध नहीं है, शहरों में तो दिक्कत है ही इसकी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसका अच्छा खासा उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के जो प्रति दीर्घकालिक रणनीतियां हैं उनको भी अपनाया जाना बहुत जरूरी होगा, खासकर कार्बन उत्सर्जन और इस तरह की स्थितियां। क्योंकि जो पूरा मामला है ये केवल एक क्षेत्र विशेष से संबंधित नहीं है, ये पूरा वर्ल्ड के लेवल पर यानी पृथ्वी के स्तर का मामला है, जिसमें क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा रोल है। और हमने पिछली रिपोर्ट्स में इस बारे में जिक्र भी किया, डिस्कस भी किया। तो उसमें जो कुछ उपाय बताए गए हैं हम उनको भी अपना करके चल सकते हैं, जैसे कार्बन में कटौती करना और नेट जीरो की तरफ जाना। भारत ने इसके लक्ष्यों को अपनाया भी है। तो ये कुछ प्रयास हो सकते हैं इस छोटे से फिनोमिना को समझने के लिए, और इस संदर्भ में हम अपने इनपुट्स कैसे दे पाएंगे इस बारे में बात करने के लिए। तो आज का सवाल क्या हो सकता है? सवाल है, हीट वेव्स से आप क्या समझते हैं? भारत में बढ़ते गर्म महीनों पर चर्चा करते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन कीजिए। तो 250 शब्दों में उस उत्तर को आपको लिखने का प्रयास करना है। बता दीजिएगा कि हीट वेव्स किसे कहते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया उसी को अपने शब्दों में आपको लिखना है। और भारत में बढ़ते गर्म महीनों पर चर्चा करते हुए जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव किन किन क्षेत्रों पर पड़ेंगे उस पर आपको डिस्कस करना है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। शुक्रिया।